हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए जो आप लोगों का एग्जामिनेशन लगा है 27 तारीख को, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि हम जीके के करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी से, जो कि हम चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आपको टॉपिक्स कराए जाएंगे, आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, क्या कहते हैं, आरओ एआरओ, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ये आपको जो 2024 के स्टार्टिंग में एग्जामिनेशन हुआ था, तो उनमें 100% पेपर कहीं ना कहीं आया हुआ है। और यूपीपीएससी जिस हिसाब से और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीरीज होने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर थ्योरी पोर्शन और हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इन सब चीज़ों को करेंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ध्यान देना है, हिमालय के प्रमुख हिमनद के बारे में ध्यान देना है। यहाँ पर डायरेक्ट मिलान करने को आ सकता है कि कौन सा हिमनद किस एरिया में है, ठीक है। तो देखिए, सियाचिन कहाँ है, तो काराकोरम है। तो देखिए, पहले आप काराकोरम के सब इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है। काराकोरम में देख सकते इतने हैं। काराकोरम आपका क्या कहते हैं, ये काहे का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सियाचिन देखिए, काराकोरम, ससौनी भी है, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, बातुरा, चोंगलुग्मा और खुर्दोपुन, ये जितने हैं ये सब आपके काराकोरम में हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सियाचिन, ससौनी, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, बातुरा, चोंगलुग्मा, खुर्दोपिन, तो ये सभी के सभी आपके काराकोरम में, चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए, रिमो कश्मीर में है, पुनमाह कश्मीर में है, रूपल है, ये भी कश्मीर में है। जेमू आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, तो सिक्किम में पड़ता है। सोनापानी कश्मीर में, गंगोत्री कुमाऊं उत्तराखंड यानी में है, मिलाम भी कुमाऊं उत्तराखंड में, और चोराबाड़ी, तो यहाँ पर गंगोत्री, मिलाम, चोराबाड़ी, ये तीनों उत्तराखंड में। देखिए कश्मीर में कौन कौन से हैं, तो रिमो, पुनमाह, रूपल, जेमू है, ठीक है। और सोनापानी, यहाँ पर ध्यान दिए, जेमू जो है ये कंचनजंगा में है, बीच में, ये चीज आपको ध्यान देना है, इसे अलग रखिएगा। जेमू सिक्किम यानी कंचनजंगा में है, ठीक। अब बाकी देखिए, काराकोरम में ससौनी, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो, बातुरा, चोंगलुग्मा, खुर्दोपुन, अब देखिए ये सब बाबा से हैं, बियाफो, बाल्टोरो, बातुरा, काराकोरम, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हिस्पर ये भी काराकोरम, चोंगलुग्मा और खुर्दोपुन ये सब वहीं पर है, ठीक। गंगोत्री, मिलाम, चोराबाड़ी ये कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। सिक्किम में एक है जेमू जो कंचनजंगा में है, ठीक। अब इसको देखिए, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में आप लोगों ने यदि प्रीवियस ईयर पेपर दिया होगा, तो यहाँ पर कथन में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। एक दो कथन देगा, पूछ लीजिएगा कि इसमें इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है या गलत है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक। तो देखिए, पश्चिमी हिमालय आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी हिमालय आपका जैसे ये आपका ऊपर का ऐसा बनता है, तो पश्चिम हिमालय इस तरफ वाला, पूर्वी हिमालय इस तरफ का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यह क्षेत्र जो है सिंधु से काली नदी के पश्चिम भाग तक है, जो कि विस्तृत है, ठीक है। यानी कहाँ आता है पश्चिमी हिमालय, तो ये आपका सिंधु नदी जो होती है और काली नदी, काली नदी ध्यान दीजिए भारत और नेपाल के मध्य में है, ठीक है। उत्तराखंड और नेपाल के आसपास का यहाँ पर काली नदी है, ठीक है, और ओरिजिन इसका नेपाल के आसपास से है। तो जो पश्चिमी हिमालय है ये सिंधु नदी और काली नदी के पश्चिमी भाग में है, जो कि फैला हुआ है। इसको देखिए, बात करें पूर्वी हिमालय की, तो इसका विस्तार का है, तो सिक्किम में सिंगालीला पर्वत से लेकर ये हिमालय की पूर्वी सीमा तक है, जो कि फैला हुआ, ठीक है। ये तो इतना महत्वपूर्ण, लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये आपको देखिए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट वाले में अक्सर खेल जाता है आयोग। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिमी हिमालय जो क्षेत्र है ये पछुआ विक्षोभ से अधिक वर्षा जो कि प्राप्त करता है। पछुआ विक्षोभ क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो वर्षा होती है, ये वर्षा कब होती है, तो ठंडियों के एरिया में होती है। तो जो पश्चिमी हिमालय का एरिया है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ कब मिलते हैं, जो पछुआ विक्षोभ यानी सर्दियों में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो क्या कहते हैं वर्षा होती है, उसके कारण से जो अधिक वर्षा इसमें मिलती है, ठीक है। और वहीं पूर्वी हिमालय की बात करूं, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की माध्यम से जो कि गर्मियों में ये मानसून आता है, तो इससे है जो कि अधिक वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, वर्षा की मात्रा जो है पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यानी जो पूर्वी हिमालय है उसकी अपेक्षा यहाँ पर वर्षा कम होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देगा। औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है। बात करें पूर्वी हिमालय की, तो पूर्वी हिमालय में देखिए पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा 4 गुना अधिक वर्षा होती है। यानी देखिए, पूर्वी हिमालय में अधिक वर्षा होती है, पश्चिमी हिमालय में कम वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय जो है ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो कि वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण है जो कि वर्षा प्राप्त करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पूर्वी हिमालय में देख सकते हैं 200 सेंटीमीटर या इससे अधिक की वर्षा है जो कि प्राप्त करता है, ठीक। पश्चिमी हिमालय की बात करें तो इसमें देखिए जैव विविधता तुलनात्मक रूप से काफी कम है जो कि पाया जाता है। अगर आप यहाँ पर समझेंगे ना, तो पश्चिमी हिमालय थोड़ा सा कमजोर है। अगर क्या कहते हैं विशेषताओं की बात करें, तो आप जनरल आइडिया ये रख सकते हैं, ठीक है। पूर्वी हिमालय रिच
है क्या कहते हैं बायोडायवर्सिटी के मामले में या वर्षा के मामले में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये जैव विविधता के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है कौन? पूर्वी हिमालय। यह जैव विविधता हॉट स्पॉट भी है जो कि यहाँ पर स्थित, ठीक है, यानी यहाँ पर बायोडायवर्सिटी काफ़ी अच्छी ज़्यादा है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में देख सकते हैं यहाँ भी कम है, यानी देखिए पूर्वी हिमालय की अपेक्षा में यहाँ पर ट्री लाइन की ऊंचाई भी कम है, और इसके अलावा जो हिमावरण होते हैं सो यहाँ पर स्नो आवरण जो होता है, ठीक है, ये भी काफी ज्यादा कम है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। हिम रेखा की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई जो है, इसके मान जो है ये पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, ठीक है, यानी यहाँ भी ये ऊपर है, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय ज्यादा बेहतर है। अब देखिए पश्चिमी हिमालय से गंगा यमुना सिंधु नदियां बहती है, तो सिंपल है, आप लोगों ने मैप थोड़ा सा भी आप दिमाग में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ पश्चिमी हिमालय हिमालय से ही है जो कि आपकी गंगा यमुना और सिंधु नदियां निकलती हैं। पूर्व हिमालय से कौन कौन सी निकलती है? तीस्ता निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। और देखिए पश्चिमी हिमालय में काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल आदि श्रेणियां हैं जो कि शामिल है, चीज आपको ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर, ये चीज भी आपको ध्यान देना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। वहीं बात करें पूर्वी हिमालय की तो इसके अंतर्गत देखिए पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और कंचनजंगा, नामचा बरवा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां हैं जो कि शामिल है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना, ठीक। अब देखिए ये नाम है और हिमालय प्रदेश, ये दर्रा की बात हो रही है, ठीक है, कौन कौन से दर्रे कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। देखिए काराकोरम भारत और चीन के मध्य में जम्मू कश्मीर में, काराकोरम हो गया, केपसांग हो गया, लानकला हो गया, जिनमें जिनमें देखिए टिक लगा उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। काराकोरम, चांगला, जाराला, खारदुंगला, बुर्जिला, ये सब कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये चीज आपको ध्यान देना है। काराकोरम, चांगला, जाराला, खारदुंगला, बुर्जिला, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा? बारालाचा, सिपकिला, बारालाचा, सिपकिला, ये कहाँ है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा क्या काम करता है? ये देखिए लेह को मनाली से जोड़ने का काम करता है। सिपकिला शिमला तिब्बत के मध्य में, यानी भारत चीन के मध्य में है। और इसके बाद पर देखिए जम्मू कश्मीर में आपका थांगला आता है, कि ये भी है थांगला, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है। नीति दर्रा, नीतिला और माना दर्रा, ये दोनों दोनों आपके उत्तराखंड में है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। और इसके अलावा मुलिंगला दर्रा भी है, ये भी आपके उत्तराखंड में है। जिलेपला सिक्किम में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीर पंजाल और बनिहाल, ये भी आपके दोनों दोनों कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी है जो कि मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है, यहीं पर अटल सुरंग है, ठीक है। बोमडिला की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान देना है। दिफू आपके कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाऊ अरुणाचल प्रदेश में। तुजू मणिपुर में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिफू, पांगसाऊ, बोमडिला, ये पांगसाऊ, दिफू और बोमडिला जो है ये तीनों के तीनों आपके अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में देखिए पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, ठीक है, पीर पंजाल और बनिहाल हो गया। इसके अलावा काराकोरम हो गया, चागला, जाराला, खारदुंगला, बुर्जिला, ठीक है। और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, थांगला जम्मू एंड कश्मीर, नीतिला, मानाला, मुलिंगला, ये आपके कहाँ? उत्तराखंड में। जेलेपला आपके कहाँ है? सिक्किम में। पीर पंजाल, बनिहाल, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। रोहतांग आपके कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला आपके अरुणाचल प्रदेश में। दिफू आपके अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाऊ भी आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू जो है ये मणिपुर में, ठीक है। अब देखिए भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आता है। तो देखिए मरखा घाटी कहाँ पर है? तो लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये मार्ग है जो कि उपलब्ध कराती है। कश्मीर घाटी की बात करें तो यह महान हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में जो कि स्थित है, और बनिहाल दर्रे द्वारा है जो कि जम्मू से जुड़ी हुई है। नुब्रा घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नुब्रा घाटी जो है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा है जो कि निर्मित है, कहाँ? सियाचिन के आसपास, ठीक। सुरु घाटी इसका कारगिल कस्बे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सुरु घाटी। ये सब ध्यान ध्यान दीजिए। जम्मू एंड कश्मीर, मरका घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, सुरु घाटी, ये सब की सब कहाँ हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटियां आती हैं? किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी, सांगला और मांगला, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। सांगला घाटी को हम लोग बास्पा घाटी भी है जो कि कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में क्या प्रसिद्ध है? तो मालना घाटी है जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर? बस इतना ध्यान दीजिएगा। इसका देखिए कुल्लू घाटी, ये कुल्लू घाटी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ही है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी की बात करें तो इसे देवताओं की घाटी भी है जो कि कहा जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। कुल्लू घाटी को हम लोग क्या कहते हैं? देवताओं की घाटी कहते हैं। इसका देखिए स्पीति घाटी, यहाँ पर बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ यहीं पर स्थित है, ठीक है। और इसके बाद कांगड़ा घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर आपका जो धर्मशाला है काफी ज्यादा फेमस है। धर्मशाला में आप लोगों को पता है कि क्रिकेट स्टेडियम भी है। चंबा घाटी जो है यहाँ पर देखिए भारमौर, डलहौजी और खज्जियार नामक प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं जो कि शामिल हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से? देखिए दून घाटी, जौहर घाटी, फूलों की घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाट, नेलांग घाटी, ठीक है। तो दून घाटी, जौहर घाटी और फूलों की घाटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेलांग घाटी भी यहीं पर है, ठीक।
और फूलों की घाटी को देखिए यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में कब जोड़ा गया था? 2004 में है, जो किसे जोड़ा गया था। पश्चिम बंगाल की बात में महत्वपूर्ण नहीं छोड़ सकते हैं। सिक्किम की इंपॉर्टेंट है। चुंबी घाटी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चुंबी घाटी आपके भारत के सिक्किम में है, और यह जो है भारत का जो सिक्किम का क्षेत्र है और भूटान और चीन इनका ट्राई जंक्शन है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। और जो डोकलाम है इसी क्षेत्र के अंतर्गत है, जो क्या आता है कहाँ पर? चुंबी घाटी, ठीक है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। चुंबी घाटी पहले जो है सिक्किम का हिस्सा था, जो कि 1792 में तिब्बत का अंग है, जो कि बन गए थे। यहाँ के स्थानीय निवासी इसे क्या कहते हैं? तो प्रोमोवा है, जो कि कहते हैं, ठीक है। ये चीज भी है जो कि आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए यूथांग घाटी, ये भी आपके कहा है? तो ये आपके सिक्किम में ही है, ठीक है। चुंबी घाटी और यूथांग घाटी, ये दोनों दोनों सिक्किम में। इसको देखिए नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जुकू घाटी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नागालैंड में आपकी जुकू घाटी है, ठीक है। और शांत घाटी केरल में काफी ज्यादा फेमस है। तो केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में है, जो कि स्थित है। और यहाँ पर देखिए 1847 में शोध के लिए है रॉबर्ट व्हाइट यहाँ पर आए थे, प्रथम अंग्रेज थे जो कि आए थे। और कुंती नदी यहाँ के वन क्षेत्र से जो कि उद्गमित है, ठीक है। और क्या यहाँ पर महत्वपूर्ण है? देखिए भारत की पर्वत की चोटियां देख लेते हैं। तो देखिए मैंने जो बताया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये क्या कहते हैं उत्तर से दक्षिण में आपको कह सकता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये ध्यान दीजिएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम में ही है, जो कि आपकी केटू गॉडविन ऑस्टविन जो आपका पहाड़ है, यानी चोटी पीक इसकी पाई जाती है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचर पर्वत तक, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। देखिए इस तरफ ये उत्तर से दक्षिण, इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पटकाई पटकाई बूम है, इसके बाद नांगा पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद मिजो की पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद अराकान योमा श्रेणी है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो, अराकान योमा, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अब इसको देखिए डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सबसे पहले विंध्याचल आता है, ठीक। विंध्याचल के बाद ये देखिए महादेव की पहाड़ी, विंध्याचल के बाद सतपुड़ा आता है, ठीक है। विंध्याचल, सतपुड़ा, फिर महादेव आता है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। और नीचे देखिए ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई, फिर अनाईमुड़ी हो गई, फिर इलायची की पहाड़ियाँ हो गई। ये चीज़ भी है जो कि आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ देखिए आपको राजगिर की पहाड़ियाँ भी हैं, मलयगिरी, राजमहल की पहाड़ियाँ, कैमूर पर्वत श्रेणी हो गया, ठीक है। गारो खासी जयंती आपकी पाई जाती है मेघालय में ही, ठीक है। ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान देना है। ये देखिए नंदा देवी है यहाँ पर, ये नेपाल हिमालय है, धौलागिरी हो गया, एवरेस्ट हो गया, गौरी शंकर हो गया, पंजाब हिमालय हो गया, पीर पंजाल हो गया, कश्मीर हिमालय, नंगा पर्वत हो गया, ठीक। और क्या महत्वपूर्ण, ये देखिए अब आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गंगा नदी का ये उद्गम क्षेत्र से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये अक्सर यहाँ से क्वेश्चन मिलान करने को पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए ये आपकी जो है मेन नदी चली आ रही है, ये आपकी कौन सी है? तो ये है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा में देखिए जब धौली गंगा मिलती है तो यहाँ विष्णु प्रयाग में है, जो कि अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है, ठीक है। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है। तो देखिए ना है, तो इसे ऐसे आप याद रख सकते हैं, नंदाकिनी, नंद प्रयाग, यानी नंदाकिनी में अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी है जो कि मिलती है। इसको देखिए पिंडार नदी आती है, जो कि अलकनंदा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो ये पिंडार नदी कर्ण नदी से है, जो कि मिलती है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा से भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। ये चीज आप जो है आपको ध्यान देना। और आगे करिए यमुना जो है गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो इलाहाबाद के पास है, जो कि मिल जाती है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। अलकनंदा जो है कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। और भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। और देखिए प्रमुख नदी द्रोणी घटते क्रम में है, ये आपके बेसिन की बात हो रही है, कौन ज्यादा पानी ले जाता है? तो देखिए गंगा नदी सबसे अधिक पानी लेके जाती है, इसके बाद सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर महानदी। ये चीज जो है आपको ध्यान देना, ठीक है। गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, बस 4 आप याद रखिए, गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा, ठीक। अब देखिए हिमालय की नदियों से संबंधित जो भी परियोजना है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना आपके सतलज नदी पर है। और इससे संबंधित कौन कौन से राज्य हैं? तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ठीक है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना। इसके बाद इंदिरा गांधी परियोजना की बात करूं, सतलज और ब्यास नदी पर, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इससे लाभान्वित क्षेत्र है, ठीक है। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज और ब्यास नदी पर है, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? तो ये सतलज नदी पर है, ठीक।
पोंग परियोजना की बात करें तो ये आपका कहाँ है, तो ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश। चमेरा परियोजना रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश काफी ज्यादा फेमस। 3 परियोजना रावी नदी पर है और ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को है जो कि लाभान्वित करता है, ठीक है। नाथपा झकरी परियोजना सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है। सलाल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर। बगलिहार भी देखिए, चेनाब में जितने भी देखिए, चेनाब और झेलम में है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। चेनाब में कौन कौन सी देखिए, चेनाब में सलाल है, चेनाब में ही आपके बगलिहार है और दुल्हस्ती भी चेनाब में है। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्तिया, ये तीनों तीनों कहाँ है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिए, जम्मू एंड कश्मीर में है। झेलम नदी में 2 परियोजना है, ये आपकी दोनों दोनों जम्मू और कश्मीर में है। झेलम नदी में कौन कौन सी, तुलबुल और उरी। तुलबुल और उरी देखिए कहाँ है, तो ये चीज तुलबुल और उरी ये दोनों दोनों झेलम में है। और चेनाब में कौन कौन सी है, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, ठीक है। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, ठीक है, चीज ध्यान दीजिएगा। टिहरी परियोजना भिलांगना और भागीरथी नदी पर है, ठीक है। टिहरी परियोजना ये उत्तराखंड में है। रामगंगा परियोजना कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में रामगंगा नदी पर है। टनकपुर परियोजना इंपॉर्टेंट है, काली ये शारदा नदी पर है, उत्तराखंड, नेपाल इससे लाभान्वित है। गंडक नदी परियोजना की बात करें तो गंडक नदी पर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल है, इससे लाभान्वित होते हैं। कोसी परियोजना काफी ज्यादा फेमस है, तो कोसी परियोजना की बात करें तो कोसी नदी पर है और बिहार, नेपाल इससे लाभान्वित है। रिहंद परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ है, सोनभद्र में। बाढ़ सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है, सोन नदी पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार है जो कि इससे लाभान्वित होते हैं। माता टीला परियोजना की बात करें तो ये आपके बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है और झारखंड, पश्चिम बंगाल है जो कि इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। फरक्का परियोजना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी और पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होता है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होता है। जवाहर सागर परियोजना की बात करें चंबल नदी पर है, राजस्थान प्रभावित होता है। और मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। इसको देखिए, कामेंग जल विद्युत परियोजना कामेंग नदी पर है और यह अरुणाचल प्रदेश है जो कि इससे लाभान्वित होता है, ठीक है। तिलैया परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये भैया बराकन नदी पर है और झारखंड में। बराकन नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक। अब देखिए, हिमालय पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये यहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोगों से डायरेक्टली कथन वाले क्वेश्चन में कि इनकी विशेषताएं या इनमें कमियां या इन दोनों में डिफरेंस आपको पूछ सकता है, ठीक है। कथन में आपको ऐसा क्वेश्चन फंसाने को पूछ सकता है। तो देखिए, हिमालय पर्वत की जो भी नदियां होती हैं, नदियां जो काफी ज्यादा लंबी होती हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि ग्लेशियर से निकलती है तो काफी बड़ा तो होगा ही, ठीक है। और इन नदियों को देखिए, जल वर्षा के साथ साथ हिम यानी ग्लेशियर से भी पानी मिलता रहता है, क्योंकि ये इसी कारण से ये 12मासी नदियां रहती हैं, ठीक है। वही बात करें, देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी होती हैं ये छोटी होती हैं और इनमें जो है जलग्रहण क्षेत्र जो है काफी ज्यादा कम भी होता है, ठीक है। बात करें यदि हिमालयन नदियों की परिप्रेक्ष्य में, ये नदियां जो होती हैं प्रायद्वीपीय पठार की, ये मौसमी नदियां होती हैं और इनका नदियों का स्रोत जो होता है वो वर्षा होता है, ठीक है। गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। ये नदियां देखिए गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती है, कौन, हिमालय पर्वत की नदियां, चूंकि इनका जो है धार काफी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि इनको जो है पानी लगातार मिलता रहता है हिम के कारण से यानी ग्लेशियर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियों की बात करें तो कम गहरी और उथली होती है, क्योंकि इनका जो धार होती है वो काफी ज्यादा कम होती है। हिमालय नदियां विसर्प बनाती हैं और मार्ग भी बदलती रहती हैं, क्योंकि इनका बहाव इतना ज्यादा तेज होता है जिसके कारण से विसर्प यानी ऐसे 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 चलती रहती है, ठीक है। विसर्प करती रहती है, ठीक है। और ये मार्ग भी बदल देती हैं, क्योंकि अगर इन्हें मार्ग कहीं पर समझ में आ रहा है कि वहां पर नहीं मिला तो ये मार्ग को अपने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान से भी चलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि इसके ज्यादा इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है, ये आराम से रास्ता भी बदल देती है। यहाँ पर देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं ये अपना मार्ग नहीं बदल पाती हैं, क्योंकि ये इनकी जो रफ्तार होती है काफी ज्यादा धीमी होती है, ठीक है, जिसके कारण से मार्ग नहीं बदल पाती है, ठीक है। हिमालय नदियां जो होती हैं अपने विकास की युवा अवस्था में यानी इनको एक प्रकार से जवानी की अवस्था में जो कि होती है, क्योंकि जवान नदियां हैं ये, ठीक है, युवा अवस्था में यूथ है अभी ये, क्योंकि ये इनको लगातार पानी मिलता रहता है ये ग्लेशियर के कारण से, जिसके कारण से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। और वही बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार की जो भी नदियां होती हैं ये प्रौढ़ावस्था यानी बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो चुकी है, ठीक है। हिमालय की जो नदियां होती हैं पूर्ववर्ती होती हैं और प्रायद्वीपीय नदी जो होती हैं ये अनुवर्ती होती हैं, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती, प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती होती हैं। हिमालय की नदियां जो है बड़े बड़े डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र में जो डेल्टा बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि बनाता है, ठीक है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं ये अपने मुहाने पर जो है ज्वारंदमुख और छोटे डेल्टा जो है बनाती है, ठीक है। ज्वारंदमुख और डेल्टा में क्या होता है, देखिए डेल्टा जो होता है वहां पर काफी ज्यादा क्या कहते हैं ऐसे लंबे लंबे नदी में
क्या कहते हैं, पहाड़ जैसा बन जाता है, ठीक है, डेल्टा जैसा बन जाता है, ठीक है। और जो ज्वारंदमुख होता है ना, ये इसे हम एस्चुरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ये अपने मुहाने पर ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और अगर डेल्टा भी बनाती हैं तो काफ़ी ज़्यादा छोटी डेल्टा है जो कि बनाती हैं। जैसे नर्मदा और तापी को जो एस्चुरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये नदियाँ नौवहन और सिंचाई के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती हैं। कौन सी? हिमालय क्षेत्र की नदियाँ, ठीक है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ होती हैं, ये नौवहन और सिंचाई के लिए अनुकूल नहीं होती। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। अब देखिए प्रमुख नदियाँ और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्य, तो आपको पता है कि एग्जाम में 100% आपको क्वेश्चन एक इससे देखने को मिल जाता है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से। तो देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो भैया मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में, ठीक है। सिंगी, खम्बान, हिमनद से जो कि निकलती है, ठीक है। और उसकी देखिए पंचनद यानी सहायक नदी है, कौन कौन सी? सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ये तो वही है, इन्हें हम पंचनद कहते हैं। इसके अलावा भी कौन कौन सी हैं? तो श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार और काबुल, ये भी नदियां जो कि सिंधु नदी से मिलती हैं। चीज आप जो है आपको ध्यान देना है। गिरती कहाँ पर है? अरब सागर में है, जो कि गिर जाती है। चीजें वो है आपको ध्यान देना है। झेलम नदी की बात करो तो ये वेरीनाग, जम्मू एंड कश्मीर के उत्तरी दक्षिण पूर्व के निकट शेषनाग झील से जो कि निकलती है। चीज जो है आपको ध्यान देना है। यानी झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये वेरीनाग से जो कि निकलती है। और सहायक नदियां कौन कौन सी? किशनगंगा है, और ये जो है पाकिस्तान में इसे नीलम नदी के नाम से जो जाना जाता है, और ये झेलम नदी से मिलती है, किशनगंगा। और ये झेलम नदी किससे मिल जाती है? तो चेनाब से है जो कि मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी चेनाब से मिल जाती है, चेनाब सिंधु से मिलती है। और झेलम नदी पर देखिए यहाँ से उलर झील से होकर बहती हुई झेलम नदी जो है, ये उलर झील से होकर बहती है, और कश्मीर घाटी में इसका बहाव जो है विसर्पी है, कुछ दूर तक जाती है, और वहां पर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण भी है जो कि करती है, ठीक है। श्रीनगर जो है इसी झेलम नदी के किनारे है जो कि स्थित है। चेनाब नदी की बात करें तो चंद्र और भागा नामक दो नदियां हैं जो कि मिलती हैं, जिसके कारण से चेनाब नदी बनती है। और चेनाब नदी के देखिए इनका उद्गम स्रोत की बात करें चंद्रा और भागा नदी के, तो ये हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिमच्छादित चोटियां हैं। और चेनाब नदी की देखिए कौन कौन सी हैं जो कि सहायक नदियां हैं? तो झेलम, रावी, तवी, ये तीनों नदियां हैं जो कि चेनाब से है जो कि मिल जाती हैं। झेलम, रावी और तवी। और चेनाब जाकर सिंधु नदी से है, जो कि सिंधु नदी से नहीं, ये सतलज से मिलते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ऐसे आपकी जो है ये सिंधु नदी है, ये यहाँ पर सतलज मिल रही है, और सतलज में ये जो आपकी चेनाब मिल रही है। अब चेनाब में कौन कौन सी मिलती है? तो चेनाब में आपकी मिलती हैं झेलम, रावी और तवी। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सा अपने दिमाग को बैठाने के लिए ये सब चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा रफली आपको बनाना, जरूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट नदियाँ बनानी है, ऐसा नहीं। तो आपको ये है कि थोड़ा सा अपने माइंड मेकअप में चीज़ें चलती रहती, ठीक है। इसको देखिए रावी की बात करें तो रावी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से पश्चिम से है, जो कि इनका क्या कहते हैं आती है। और रावी जो है कहाँ मिल जाती है? भैया चेनाब नदी पर है जो कि मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। चेनाब नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? झेलम, रावी, तवी। और चेनाब नदी किससे मिलती है? सतलज से। सतलज किससे मिलती है? सिंधु से। ये चीज आप जो है आपको ध्यान देना है। और चेनाब नदी देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये चीज भी आपको ध्यान ध्यान देना है, ठीक है। रावी नदी पर देखिए चंबा घाटी से होकर है जो कि बहती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। ब्यास नदी की बात करें तो ये ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से जो कि निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट। अब ब्यास नदी किससे मिलती है? सतलज नदी से है जो कि मिल जाती है। ब्यास नदी पर है जो कि हरिके बैराज है, जो कि इसका संगम है। किसका संगम है? तो ब्यास और सतलज नदी का जहां पर संगम है, यहीं पर हरिके बाजार है, जो हरिके बैराज है जो कि आपका बना हुआ है। और इंदिरा गांधी नहर जो है यहाँ से निकाली गई है, ठीक है। और इसका अपवाह केवल और केवल भारत में। ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ब्यास नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो केवल और केवल भारत में, चूंकि ये सतलज नदी में मिलकर आगे जो है सिंधु में मिल जाती है। सतलज नदी की बात कर लेते हैं तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, और राक्षस ताल से जो कि निकलती है। सतलज नदी इसकी सहायक नदी ब्यास है, और ये चेनाब नदी में है जो कि मिल जाती है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। लुधियाना और फिरोजपुर इसके किनारे है जो कि स्थित है। अब देखिए गंगा नदी आपको पता ही है कि उत्तरकाशी से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से। और देखिए बाएं किनारे से इसके जैसे देखिए ये आपकी यहाँ से निकलती है ना गंगा नदी, ऐसे जाती है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप खड़े हो जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट तरफ यहाँ से जो जो नदियाँ मिलती जाएंगी तो ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं, और इस तरफ से जो भी नदियाँ मिलती हैं ये राइट ट्रिब्यूटरी है जो कि कहलाती हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना, ऐसे आपको माइंड मेकअप रखना है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाएं किनारे से कौन कौन सी मिलती हैं? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ठीक है। और दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिल जाती हैं? तो यमुना, टोन से टोन्स हो गया, सोन हो गया,
ठीक है। और हुगली गंगा की प्रमुख वितरिका है, ठीक है। और हुगली नदी जो है ये गंगा नदी से डायरेक्ट मिल जाती है, ठीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा जो है भारत की पवित्रतम नदी है और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा है जो कि मिला था, ठीक है। सोन नदी की बात करो तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और सोन नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं तो रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिल, गोपद है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना। और ये सोन नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, पटना के आसपास है जो कि मिलती है, ठीक है। इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा है क्योंकि इस नदी के बालू जो है पीले रंग के होते हैं जो सोने की तरह जो कि चमकते हैं, ठीक है। रामगंगा की बात करें तो गढ़वाल की पहाड़ियों से जो कि निकलती है नैनीताल में। और इसकी सहायक नदी खोन, गंगन, अरिल है। और ये कन्नौज के आसपास है जो कि गंगा नदी से मिल जाती है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। गोमती की बात करें तो फूलर झील पीलीभीत जिले से जो कि निकलती है, इंपॉर्टेंट। और इसकी सहायक नदी सई है और ये गाजीपुर के पास है जो कि गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। और गोमती नदी के किनारे ये आपके लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये कहाँ पर भैया, गोमती नदी के किनारे है जो कि स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी जो है मानसरोवर झील के निकट जो है मापचा चुंग हिमनद है जो कि यहाँ से निकलती है। सरयू, शारदा, राप्ती, छोटी गंडक ये आपकी घाघरा नदी की सहायक नदी है। और ये गंगा से मिल जाती है कहाँ पर, तो बिहार के आसपास है जो कि मिलती है छपरा नदी के आसपास, छपरा क्षेत्र के आसपास। तीस्ता नदी की बात करें तो सिक्किम से निकलती है। रंगीत इसकी सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र में है जो कि मिल जाती है। तीस्ता नदी जल विवाद किन किन के मध्य है तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। गंडक की बात करें तो नेपाल हिमालय से जो कि निकलती है। और त्रिशूली और मांडी जो है इसकी सहायक नदी है। और गंगा नदी के आसपास है जो कि मिल जाती है कहाँ पर, हाजीपुर के आसपास, ठीक है। त्रिवेणी नहर जो है, त्रिवेणी नहर इसी नदी से जो कि निकली है, ठीक है। कोसी की बात करें तो ये कोसी भी देखिए ये नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से जो कि बनती है। और मुख्य धारा अरुण है जो कि तिब्बत के गोसाई थान चोटी से जो कि निकलती है, ठीक है। ये गंगा नदी से मिल जाती है कहाँ पर, बिहार के निकट। नेपाल से आने वाली यह नदी जो है बिहार के जो है मैदानी क्षेत्र में जो कि बहती है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये इधर उधर चलती है, ठीक है। मार्ग बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जानी जाती है जिसके कारण से इसे हम लोग बिहार का शोक भी है जो कि कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए महानंदा की बात करें, ये भी देखिए गंगा नदी में है जो कि मिल जाती है। यमुना की बात करें तो यमुनेत्री हिमनद से जो कि निकलती है। अब देखिए यहाँ पर दाहिने तट पर मिलने वाली कौन कौन सी नदी है दाहिने तरफ से, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। और वहीं बाएं तट से कौन कौन सी मिलती है तो टोन्स, हिंडर, सेंगर, रिंद है जो कि निकलती है, ठीक है। टोन्स यमुना की सबसे सहायक नदी है। ये चीज आप जो है आपको ध्यान देना है। गंगा नदी मिल जाती है इलाहाबाद में, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। दिल्ली के निकट जो है यमुना काफी ज्यादा प्रदूषित हो जाती है, ठीक है। चंबल नदी की बात करूँ तो चंबल जो है महू के आसपास से जो कि सोर्स है इसका, यहाँ से निकलती है। बाएं तट से कौन सी नदी मिलती है, चंबल से बनास नदी है जो कि मिलती है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। दाएं तट से आपकी काली सिंध और पार्वती मिलती है। और चंबल नदी जो है इटावा के पास है जो कि यमुना नदी से मिल जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और चंबल नदी जो है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास, चंबल नदी जो है राजस्थान मध्य प्रदेश के में सीमा बनाती है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भी ये सीमा बनाती है। चंबल नदी को देखिए घड़ियालों का प्राकृतिक आवास भी है जो कि माना जाता है। और चंबल में काफी ज्यादा बीहड़ होते हैं यानी गड्ढे पाए जाते हैं जिसके कारण से इसे बीहड़ का क्षेत्र भी कहा जाता है। ये चीज तो आपको पता ही होगी। जिसके कारण से यहाँ पर पुराने समय में काफी ज्यादा डाकू वाकू भी जो कि रहते थे क्योंकि यहाँ पर छुपने की काफी अच्छी व्यवस्था होती थी। ये नदी देखते हैं जिसे हम लोग करड़ावती कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या है इसके बारे में। केन नदी की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और सतना जिला से, एमपी से। और इसकी सहायक नदी श्यामली है और यह बांदा जिले में है जो कि चिल्ला नामक स्थान पर कैसे मिल जाती है तो यमुना नदी से जो कि मिल जाती है। यहाँ पर पांडव प्रपात है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। शारदा नदी की बात करें तो यह जो है इसकी सहायक नदी ये कहाँ पर किससे मिल जाती है तो घाघरा नदी से जो कि मिल जाती है। शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा के नाम से जो कि जानी जाती है। और भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से भी है जो कि जाना जाता है, ठीक है। दामोदर नदी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। और जो दामोदर नदी है देखिए दामोदर नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, बराका नदी, बोकारो, कोनार और जमुनिया। और दामोदर नदी जो है हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। पूर्व में देखिए बंगाल का शोक भी है जिसे दामोदर नदी को कहा जाता है क्योंकि यह रिफ्ट वैली में है जो कि बहती है। और कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है, काफी ज्यादा फेमस है। और यह जो है काफी ज्यादा प्रदूषित नदी भी है, ठीक है। और
बात करें और कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चोमयुदुंग हिमनद से जो कि निकलती है। बाएं तट से देखिए कौन कौन सी नदियां हैं जो कि इसमें मिलती हैं। इसकी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र कौन कौन सी है, तो बाएं किनारे से दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहिंग, धनश्री, कलंग मिलती है। और दाहिनी सिरे से कौन कौन सी मिलती है, दाहिनी सिरे से सुबनश्री, कामेंग, मानस और संकोग है जो कि निकलती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो जमुना के नाम से है जो कि पद्मा नदी से मिलती है। ठीक है, पद्मा नदी कौन सी है, तो ये पद्मा नदी वही है, गंगा जो है ब्रह्मपुत्र में जब गिरती है तो इसे पद्मा नाम से जो कि जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाते हैं, तो जमुना नाम से जो कि जानते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, बांग्लादेश में देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना पड़ जाता है। जमुना में दाहिने ओर से जो कि तीस्ता नदी मिल जाती है। ठीक है, और आगे बात करें इसमें महानदी की बात कर लेते हैं, तो सिंघावा श्रेणी से जो कि निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब काफी महत्वपूर्ण नहीं है। ये चीज ध्यान दिएगा, बंगाल की खाड़ी में जो कि गिरती है। ये बाढ़ के लिए काफी ज्यादा कुख्यात है। ठीक है, निचले मार्ग में है, नदी नौगम में वाहन के लिए भी जानी जाती है। ठीक है, गोदावरी की बात करें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा जो कि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी, वेनगंगा। ठीक है, गोदावरी की ये सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये निकलती कहाँ से, देखिए त्र्यंबक नामक स्थान से, नासिक जिले से जो कि निकलती है। कावेरी की बात करें तो कोडागू जिला जो कोडागू है यहाँ से जो निकलती है, कर्नाटक। ठीक है, दाहिनी तट से इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णावती, भवानी और अमरावती। बाएं तट से कौन कौन सी निकलती हैं, हरंगी, हेमवती, सिमका और अर्कावती। ये भी बंगाल की खाड़ी में है जो कि गिर जाती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा है जो कि कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा और बूढ़ी गंगा कहते हैं। कावेरी को क्या कहते हैं, तो दक्षिण गंगा कहते हैं। ये कावेरी में ही है जो कि शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है और होगन केल जलप्रपात भी है जो कि पाया जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से जो कि निकलती है। और सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तुंगभद्रा, डॉन, भीमा, कोयना, वरडा, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, मूसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली है कौन कौन सी, गोदावरी है। दूसरी कौन सी हो गई, दूसरी आपकी कृष्णा हो गई। अब देखिए नर्मदा नदी की बात करें तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, ओरसंग, तवा, शक्कर हिरन, गंजार और बंजल। खंभात की खाड़ी अरब सागर में जो कि गिलती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो गिराव क्षेत्र ध्यान दीजिएगा, सब ज्यादातर नदियां जो है अरब क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, लेकिन ये अरब सागर में गिरते हैं, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, जबलपुर के भेड़ा घाट में है जो कि धुआंधार जलप्रपात इसी में स्थित है। और भ्रंश घाटी में बहती है और मुहाने पर डेल्टा की जगह ये एस्चुरी का निर्माण है जो कि करती है। अब देखिए यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये चीज आपको पता होगी यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये सतपुड़ा की श्रेणी है, ये नर्मदा है। और इसके बाद यहाँ पर ये चीज हमने गलत की, यहाँ पर ये विंधन है, ये नर्मदा नदी निकलती है, ये सतपुड़ा निकलती है और नीचे आपकी कौन कौन नर्मदा तापी है जो कि निकलती है। तो देखिए नर्मदा के उत्तर में विंध्यन श्रेणी पड़ती है, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी पड़ती है और सतपुड़ा श्रेणी के नीचे है जो कि तापी नदी निकलती है। तो विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में रिफ्ट वैली है और यहीं से है जो कि आपकी नर्मदा नदी निकलती है। ये चीज जो है पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपके लिए, कथन में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। इसके बाद बात करें तापी नदी की, तो ये मध्य प्रदेश के देखिए बैतूल जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, वेगुर, गिरना, बोरी, पांझर। ठीक है, अनेर और मोरना। ये भी देखिए अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिरती है, रिफ्ट घाटी में बहती है और मुहाने पर ये एस्चुरी का निर्माण ये भी करती है। साबरमती भी देखिए ये क्या कहते हैं, ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बस हो गया। माही नदी भी देखिए खंभात की खाड़ी में गिरती है। जितने भी खंभात की खाड़ी में गिरते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चारों की चारों महत्वपूर्ण है, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही नदी। ठीक है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। और माही नदी पर देखिए माही बजाज सागर परियोजना भी है जो कि स्थित है और यह नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट भी जो है आपको ध्यान है जो कि देना है। ठीक है, लूनी नदी की बात करो तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण है। लूनी नदी जो है ये अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, यानी एक गायब नहीं हो जाती है। इसका तर्क ये है क्योंकि वो रेगिस्तानी एरिया है, तो रेगिस्तान के अंदर जो है समा जाती है। ठीक है, और बाद में ये आगे जाकर फिर जो है प्रकट हो जाती है। ठीक है, इसे रेगिस्तान की गंगा कहते हैं, किसे, लूनी नदी को। ठीक है, इसको देखिए मांडवी नदी की बात करें तो कर्नाटक के जम्बूती घाट से जो कि निकलती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अरब सागर में गिरती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, अरब सागर में ये भी गिरती है। और दूध सागर और वज्रपोहा प्रपात ये मांडवी नदी पर है। दूध सागर प्रपात कहाँ पर है, तो ये गोवा में है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना, मांडवी नदी सामान्यतः गोवा की ही गोवा से जो कि निकलती है। ठीक है,
और भैया कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है? स्वर्ण रेखा नदी, ध्यान दीजिएगा, ये खरकई नदी इसकी सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जमशेदपुर इसी के पास है जो कि स्थित है, ठीक है। और कौन सी, बस पेरियार नदी, ध्यान दीजिएगा अन्नामलाई के पास से निकलती है। वेम्बनाथ झील यहीं पर है और केरल की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। भारत की झीलें और जलप्रपातों की बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत की झीलों के बारे में कई भागों में इसे बांटा गया है, कई प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झीलों में, और उसके बाद प्राकृतिक झीलों को भी विवर्तनिक झीलें हैं। इसके अलावा लैगून या अनूप झीलें हैं, हिमानी निर्मित झीलें हैं और वायु से निर्मित झीलें हैं, डेल्टाई झीलें हैं और ज्वालामुखी क्रिया से जो झीलें बनती हैं ये हैं। तो यहाँ पर देखिए विवर्तनिक झीलें, इसका निर्माण जो होता है धरातल के उठने व धंसने से जो कि होता है, ठीक है। विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक एक प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर कश्मीर की जो उलर झील है और कुमायूं हिमालय में स्थित अन्य झीलें हैं जो कि क्या कहते हैं आपके इसी के क्या कहते हैं विवर्तनिक झीलों के उदाहरण, ठीक है। लगून और अनूप झीलों की बात करें तो यह इनका निर्माण तब होता है जब जो है समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से जो कि अलग हो जाता है, ठीक है। तो कुछ झीलें जो होते हैं, कुछ झीलें जो होती हैं सक्रिय जलीय भागों द्वारा समुद्र से जो कि जुड़ जाती हैं, जैसे कि आपकी चिल्का हो गई, पुलकट हो गई, वेम्बनाद हो गई, अष्टमुदी हो गई, इसके उदाहरण है। हिमालय निर्मित जो है ग्लेशियर से जो बनी झील होती हैं, जैसे कि आप लोग नैनीताल, राक्षसताल, खुरपताल, रूपकुंड जो कि उत्तराखंड में है, ये झीलें हैं जो कि ग्लेशियर से बनी होती हैं। वायु निर्मित की बात करें तो हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से जो झीलें बनती हैं, इन झीलों को प्लाया भी है जो कि कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लाया, ठीक है। ये मुख्यतः लवड़ी होती है, ठीक है, यानी इनमें लवण काफी ज्यादा मात्रा में जो कि पाया जाता है। जैसे राजस्थान में आपका सांभर झील है, डिरवाना, पंचभद्रा, लूड़कर सागर, ये सब आपकी राजस्थान की झीलें हैं, ठीक है। डेल्टाई झीलें की बात करें तो ये झीलें जो है डेल्टाई प्रदेश के नदी वितरिका के मध्य निर्मित होती हैं। जैसे कोलेरू झील, ये कहाँ है? कोलेरू आपके कहाँ है? आंध्रा में, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर है, ठीक है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित जिसे हम क्रेटर झील भी कहते हैं, तो महाराष्ट्र की जो आप लोनर झील देखते हैं ये एक प्रकार की क्रेटर झील है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्रमुख झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकटक झील मणिपुर, ये थोड़ा जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखिए यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे हम स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहते हैं, ठीक है। फुमड़ी कहते हैं। और ये जो यहीं पर जो है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है जो कि स्थित है, और यह जो है संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संगाई हिरण को हम डांसिंग डियर भी है जो कि कहते हैं, ठीक है। और इसे लोकटक झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी है जो कि कहा जाता है, ठीक है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी है जो कि ये शामिल है, ठीक है। पुलकित झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है जो कि स्थित है, और यह एक लैगून झील के अंतर्गत है जो कि आती है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने का काम करता है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके पुलकट झील में ही है जो कि आंध्रा में है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। वेम्बनाथ झील की बात कर लेते हैं। तो केरल में स्थित है लगून झील है। ये भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है, ठीक है। और रामसर आर्द्रभूमि की सूची में इस झील को शामिल किया गया है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां हैं जो कि अपना मुहारम बनाती हैं, जैसे कि आप लोग पंबा और पेरियार नदी आप लोग देखते हैं, ठीक है। वेम्बनाथ झील में जो है आपके दो द्वीप पाए जाते हैं, वेलिंगटन और वल्लार पदम है जो, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता जो होती है ये आपकी वेम्बनाथ झील पर है जो कि होती है, ठीक है। और प्रतिवर्ष जो ओणम पर्व है जो कि मनाया जाता है तो इसे स्थानीय भाषा में वल्लमा कली है जो कि कहते हैं, ठीक है। चिल्का लेक की बात करें तो यह देखिए उत्तर सरकार तट जो आपको उड़ीसा में यहाँ पर स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी लगून एवं खारे पानी की झील है। यह भी देखिए रामसर आर्द्र सूची में है जो कि शामिल है। यहाँ पर अनेक द्वीप हैं जो कि स्थित है, जैसा कि आपका नालाबान द्वीप है, ये आपका कहाँ है? तो चिल्का झील में ही है जो कि स्थित है, और काफी ज्यादा ये बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर भैया? तो देखिए चिल्का लेक मैंने बता दिया, नालाबान, ठीक। अब देखिए राज्य और झीलों की बात कर ले तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है? नैनीताल, भीमताल, खुरपताल और रूपकुंड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुजरात में कौन कौन सी पाई जाती है? नल सरोवर, नारायण सरोवर। हरियाणा में सूरजकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में हरिक्के काफी ज्यादा फेमस, और रोपड़ पंजाब के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सभी महत्वपूर्ण है, पिछोला, सांभर, पंचपद्रा, राजसमंद, जयसमंद और डिडवाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की डल, उलर, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, सोमरिरी, पांगसुल लेक, ये सब काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेघालय में उमियम है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। मणिपुर लोकतक आप लोगों को पता होगा, बच्चों बच्चों को याद है। मिजोरम में पाला है। सिक्किम की इंपॉर्टेंट चोलामू काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और गुरु डोंगमर भी है। केरल की सभी इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड, अष्टमुदी जो कि लैगून झील है। कर्नाटक की बात करें तो पंपा सरोवर, बेलंदूर। तमिलनाडु में आपको कोडाई कनाल, चेम्बरमबक्कम है, ऊटी है, बेरीजाग है। असम की बात करें तो दीपोर बिल, सोनी बिल, चपनाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में लोनाई,
सलीम अली सरोवर, तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, आंध्र प्रदेश में कोलेरू काफी ज्यादा फेमस है। अब देखिए मानव निर्मित झीलों की बात कर लेते हो तो गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, जो कि स्थित है रिहंद नदी पर है। स्टेनले जलाशय की बात करें तो स्टेनले जलाशय जो है आपका तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, जो कि स्थित है, और यहाँ पर जो है मेट्टूर बांध के पीछे जो कि बना हुआ है। पेरियार झील की बात करें तो केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। गोविंद सागर झील की बात करें गोविंद, देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर ये आपके उत्तर प्रदेश में है। गोविंद सागर झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे है, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। राणा प्रताप और जवाहर सागर की बात करें तो देखिए ये आपके राजस्थान में तथा गांधी सागर जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपके चंबल नदी पर है, जो कि स्थित है। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप व जवाहर सागर ये राजस्थान में है, ठीक है। नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, जो कि स्थित है, ठीक है। जलप्रपात की बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जलप्रपात कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए जोग गरसुप्पा या महात्मा गांधी ये शरावती नदी पर है कर्नाटक में। तो जोग गरसप्पा कई बार एग्जाम में आ चुका है। धुआंधार, दुग्धधारा और कपिल धारा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धुआंधार जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, देखिए दुग्धधारा और कपिल धारा ये तीनों तीनों नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। डुडुमा जलप्रपात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मच्छकुंड और उड़ीसा में है। गोकाक जलप्रपात घाट प्रभा में है। चुलिया जलप्रपात कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत कन्याग्र भी इसे कहते हैं, इंद्रावती नदी पर है, और छत्तीसगढ़ में हुंड्रू जलप्रपात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हुंड्रू झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। और दूध सागर जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा में है और मांडवी नदी पर है। चचाई जलप्रपात बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए ये जितने आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये चचाई कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। कुंचिकल आपका कर्नाटक में है। गौतम धारा झारखंड में है। दसम झारखंड में। सारणी झारखंड। तो देखिए एक बार फिर ध्यान दीजिए, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, जो जो इस बार बताऊं उन्हें जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपके कहाँ है, तो कर्नाटक में। धुआंधार, दिग्धारा, कपिलधारा मध्य प्रदेश। डुडुमा आपके कहाँ है, उड़ीसा में है। और चुलिया जलप्रपात कहाँ है, राजस्थान में है। चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है। हुंड्रू जलप्रपात ये आपका कहाँ है, तो झारखंड में। हुंड्रू हुंड्रू झारखंड में। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम कर्नाटक। कुंचिकल कर्नाटक। गौतम धारा झारखंड। दसम झारखंड। सारणी झारखंड, ठीक है। जोग गरसुप्पा कर्नाटक। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा मध्य प्रदेश। डुडुमा उड़ीसा। गोकाक कर्नाटक। चुलिया चुलिया आपके कहाँ है, तो राजस्थान में। चित्रकूट कहाँ है, झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में। चित्रकूट और हुंड्रू दोनों दोनों झारखंड में है। चित्रकूट आपके इंद्रावती नदी पर है। हुंड्रू कहाँ पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है और गोवा में स्थित है। चचाई जलप्रपात कहाँ है, तो ये बीढ़ा नदी पर है और मध्य प्रदेश में। सुसमुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कुंचिकल ये भी कर्नाटक में। सुसमुद्र कुंचिकल दोनों दोनों कर्नाटक में। झारखंड में कौन कौन सी है, देखिए ऊपर आपकी कौन कौन सी है, झारखंड में हुंड्रू झारखंड में है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, 4-5 बार आप चीज़ों को याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर भारतीय नदी के तट पर प्रमुख शहर, तो गंगा नदी पर देखिए कौन कौन से शहर आते हैं, तो कानपुर, वाराणसी, फरुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, कानपुर जो एरिया है ये, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, ये सब आपके जो है गंगा नदी पर आती है। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, नई दिल्ली। गंगा यमुना दोनों का संगम कहाँ पर है, इलाहाबाद में, और वहाँ पर सरस्वती नदी भी है जो कि दिखती है, ठीक है, नीचे से आती है ये। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली द्वीप और धुबरी। महानदी है कटक, संबलपुर। गोदावरी नदी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, नासिक यहाँ पर स्थित है, ठीक है। राजमुंद्री भी यहीं पर है। कृष्णा नदी के समीप जो है विजयवाड़ा और सांगली है। कावेरी नदी के बगल में श्रीरंगपट्टनम, इरोड, तंजावुर है। नर्मदा नदी के बगल में जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच है। ताप्ती नदी के बगल में सूरत और बैतूल है। सरयू में अयोध्या काफी ज्यादा फेमस है। साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर, ठीक है, अहमदाबाद इसी के किनारे स्थित है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे में लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। राप्ती, गोरखपुर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राप्ती है ना कि ताप्ती, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ताप्ती नदी के बगल में सूरत और बैतूल है। चंबल के बगल में आपको ग्वालियर है, कोटा, हिंडन, गाजियाबाद है, छिप्रा, उज्जैन, बेतवा, सांची, विदिशा, रामगंगा, बरेली, मुरादाबाद, मांडवी, पणजी, हुगली जो है कोलकाता के पास है। सतलज नदी के बगल में लुधियाना है। मूसी, हैदराबाद काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्रावती, जगदलपुर, मंदाकिनी, गुप्तकाशी, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा नोट हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कांगो नदी जो आती है ना, विश्व के स्तर पे बात हो रही है, कांगो नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की नदी है और ये जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली
आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन से यह नदी जो है भूमध्य रेखा यानी मेडिटेरेनियन लाइन को जो है 2 बार है जो कि काटने का काम करती है। नील नदी की बात करें तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित आपकी विक्टोरिया झील जो है नील नदी वहीं से निकलती है, ठीक है। और यह उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को भी पार कर जाती है। और यह नील नदी जो है भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से है जो कि संबंधित है। लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में अपवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार है जो कि काटने का काम करती है, ठीक है, लिम्पोपो नदी। इसके बाद बात करें माहे नदी जो है ये मध्य प्रदेश के धार जिले से जो कि निकलती है विंध्य श्रेणी से, और ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम है जो कि करती है, ठीक है। और माहे नदी की बात करें तो ये जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए खंभात की खाड़ी, अरब सागर में है जो कि गिर जाती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना, ठीक है। भारत में जलवायु प्रदेश की बात कर लेते हैं कुछ, तो यहाँ पर देख सकते हैं जलवायु प्रदेश, ये यहाँ पर देखिए कोल्ड क्षेत्र है काफी ज्यादा, यहाँ पर हॉट एंड ड्राई, यहाँ पर देखिए रेगिस्तान मिलता है, आपको पता ही है। बाकी देखिए आपको यहाँ पर कंपोजिट देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, ठीक। और क्या है यहाँ पर देखिए टेम्परेट एरिया है कई बीच बीच में। और क्या है देखिए मौसम जो होता है ना ये एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत विशेष समय में वायुमंडल की अवस्था की दशा को है जो कि हम लोग मौसम कहते हैं, जबकि विस्तृत एवं लंबी समयावधि लगभग 30 से 35 वर्ष में जो भी मौसम की अवस्थाएं विविधताएं होती है, इन सब को मिलाकर जो शब्द एक बनता है तो उसे हम लोग जलवायु कहते हैं। कुल मिला के मतलब ये है मौसम जो होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। मौसम आप लोग दिन में देखते हैं, मौसम कभी पानी बरस जाएगा तो गर्मी खत्म हो जाती है, कभी धूप निकल आती है तो गर्मी पड़ने लगती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग सामान्यतः मौसम कहते हैं। और जैसे आप लोग देखते हैं जलवायु का मतलब क्या हो गया, जलवायु जैसे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। ये कि देखिए काफी समय तक जब वो मौसम देखते हैं, अध्ययन किया जाता है, पैटर्न को अध्ययन किया जाता है, तब जाकर हम जलवायु उसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए आईटी सीजर क्या है। आईटी सीजेड की बात करें तो विषुवत रेखा पर ये स्थित है, ठीक है। ऐसे आप लोग मान लीजिए अगर ग्लोब है तो विषुवत रेखा आ जाती है ना, तो यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। विषुवत रेखा पर ये स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें हैं जो कि मिलती हैं, यानी ट्रेड विंड्स मिलती हैं। जुलाई के महीने में आईटी सीजेड जो है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर उत्तर की तरफ की बात हो रही है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस अक्षांश के आसपास जो है गंगा के मैदान में ये स्थित होता है। कभी कभी मानसूनी गर्त भी है जो किसे कहते हैं, यह जो है मानसून गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को जो कि प्रोत्साहित करने का काम करता है। आईटी सीजेड के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें जो होती हैं ये 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं, और कोरियोलिस बल के प्रभाव से ये जो है विषुवत वृत्त को पार करने में जो है काफी ज्यादा सहायक होती है, ठीक है। और व्यापारी के पवनों की दिशा जो होती है ना ये कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है जो कि हो जाती है, यानी दक्षिण पश्चिम से ये कैसी हो जाती है, उत्तर पूर्व की ओर, ऐसे उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। शीत ऋतु की बात करें तो आईटी सीजर जो है दक्षिण की ओर है जो कि खिसक जाती है, ठीक है, नीचे की ओर खिसक जाती है, जिसके अनुसार जो है पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर है जो कि हो जाती है, यही उत्तर पूर्व मानसून भी है जो कि कहलाता है, ठीक है। मानसून को समझने की बात करें तो यहाँ देखिए भारत में मानसून का आगमन, तो यहाँ पर हम अगली वीडियो से जो कि हम भारत में मानसून के आगमन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने काफी चीजें हैं जो कि कवर कर ली है, और भारत में मानसून का आगमन हम अगली वीडियो से देखेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए। यहाँ पर देखिए काफी तेजी से हम लोग जो है चीजों को कंपाइल करने की प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।